हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा ये जो हमारा है ये सेकंड लेक्चर है एटम्स का। इसके बाद हम लोग थर्ड लेक्चर पे चलेंगे। उसमें बेसिकली हम लोग बात करेंगे और सम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम थिंग्स वगैरह की। ठीक है, तो अब पहले ये समझ लेते हैं कि अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या कर लिया है। फर्स्ट लेक्चर में हमने सबसे पहले डील किया था जो हमारा थॉमसन मॉडल था, देन रदरफोर्ड मॉडल, उसके लिमिटेशंस, दोनों मॉडल्स के लिमिटेशंस। देन हम लोगों ने एक चीज़ समझी थी अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और उसी लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था इम्पैक्ट पैरामीटर एंड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो ये 5-6 टॉपिक्स हमारे वहाँ कवर हो गए थे, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको रेकमेंड ये करूँगा कि अगर अभी आपने अभी तक वो फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप पहले फर्स्ट लेक्चर देखो एटम्स का, देन मूव करो इस लेक्चर पर। अदरवाइज अभी आप अगर इस लेक्चर को देख रहे हो तो आपको कुछ खास समझ नहीं आने वाला है। सो रिकमेंड मैं यही करूंगा, सबसे पहले आप फर्स्ट लेक्चर तक जाके देखो, देन ये लेक्चर देखना आपने। ठीक है, तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। और इस लेक्चर में हम लोग बोहर मॉडल को पढ़ेंगे और फिर इस बोहर मॉडल को हाइड्रोजन के लिए अप्लाई करेंगे। हाइड्रोजन के लिए अप्लाई करके डिफरेंट पैरामीटर्स को कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम रेडियस निकालेंगे हाइड्रोजन की, या किसी भी एटम के लिए वेलोसिटी निकालेंगे इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, एनर्जी निकालेंगे, टाइम पीरियड, ऑन ऑल दीज थिंग्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो ये जो हमारा पूरा का पूरा जो लेक्चर है ये बोहर मॉडल पर ही बेस्ड है। बोहर मॉडल और उसके एप्लीकेशन पर बेस्ड रहेगा। क्लियर? तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं बोहर मॉडल से। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको रदरफोर्ड की कमियां बताई थी, रदरफोर्ड की जो लिमिटेशंस थी वो एक्सप्लेन करी थी लास्ट लेक्चर में। ठीक है, इस लेक्चर में हम उन लिमिटेशंस को खत्म करेंगे, राइट। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, हम जो रदरफोर्ड की जो लिमिटेशंस थी उसको सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, तो रदरफोर्ड की लिमिटेशंस आपको पता है, 2 लिमिटेशंस थी। पहली लिमिटेशन ये थी कि स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं किया था उन्होंने। ठीक है, एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं किया था। दूसरी लिमिटेशन ये थी कि जो डिस्क्रीटनेस ऑफ द स्पेक्ट्रम जो ऑब्जर्व किया गया था एक्सपेरिमेंटली, वो डिस्क्रीटनेस को एक्सप्लेन नहीं किया था। उनके अकॉर्डिंग स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस होना चाहिए, राइट, जो कि एक्सपेरिमेंटली जो कि नहीं आ रहा था। ठीक है, तो बोहर जी ने क्या कहा, इन्होंने अपने मॉडल में कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही और ये इंपॉर्टेंट बातें हम यहाँ पर आपको बताते हैं। तो सबसे पहला इनका जो पॉइंट था, सबसे पहला जो पॉस्टुलेट था, ठीक है, तो इनका जो पॉस्टुलेट्स था, पहली पॉस्टुलेट्स तो कॉमन थी जो रदरफोर्ड ने दी थी कि एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल कोर, वेरी स्मॉल कोर, अ टाइनी कोर इन विच द एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट एंटायर मास, नॉट एग्जैक्टली entire but almost entire mass of the atom is present, and the electrons are revolving around the nucleus in circular orbits, and whatever centripetal force that electron is required, that is provided by the electrostatic repulsion between the nucleus and atom, nucleus and you can say electrons, right। तो ये फर्स्ट पॉस्टुलेट्स कॉमन थी। तो इसको आई थिंक हम लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, every atom consists of a very small core, in which entire positive charge and mass concentrated
entire mass and charge concentrated, positive charge concentrated, and electrons revolves around the nucleus in circular orbits, and the centripetal force is provided by the electrostatic repulsion, between nucleus and electrons. क्लियर? ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। यहाँ से हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स करेंगे तो सेंटीमीटर फोर्स हो जाएगा mv²/r, जो कि इक्वल होगा हमारा k ZE इंटू वट एवर इलेक्ट्रॉन इज E अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा इलेक्ट्रो k Q1 Q2 अपॉन R², तो ये हो गया। यहाँ से R से R कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आप क्या देखोगे, आपको जो R की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, k ZE² अपॉन mv², राइट। ये आपको R की वैल्यू यहाँ से मिल गई। ये R क्या है, ये रेडियस ऑफ ऑर्बिट्स है, राइट। तो यहाँ से अब दूसरा पोस्टुलेट इन्होंने क्या बोला, दूसरा जो इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट था इनका, उसमें इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करेगा। जैसा कि रदरफोर्ड जी ने कहा था, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन द सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस, बट उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सी ऑर्बिट्स परमिसिबल ऑर्बिट्स हैं, परमिटेड ऑर्बिट्स हैं, कौन सी ऑर्बिट्स हमारी नॉट परमिटेड होंगी। उन्होंने कहा कि ईच जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ईच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, बट क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट्स में जब घूमेगा इलेक्ट्रॉन तो अपने अंदर से एनर्जी रेडिएट करता है, एनर्जी रेडिएट करेगा तो वो कोलैप्स हो जाएगा, उसकी स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, राइट। तो यहाँ पर बोर जी ने कहा कि इलेक्ट्रॉन कुछ ही परमिसिबल ऑर्बिट्स में घूमेगा, कुछ ही परमिटेड ऑर्बिट्स में जाएगा, हर एक ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करेगा, ईच एंड एवरी ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ कुछ ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा, जिन ऑर्बिट्स को इन्होंने कहा स्टेशनरी ऑर्बिट्स और स्टेबल ऑर्बिट्स। तो ये दूसरी जो कंडीशन थी, ये थी हमारी कंडीशन ऑफ स्टेबल ऑर्बिट्स। तो इन्होंने कहा कि और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट तो करेगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो करेगा, दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बाय द रदरफोर्ड, बट नॉट इन ऑल द ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन दोज ऑर्बिट्स इन विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन is quantized. Angular momentum of electron is quantized. means इसकी ऑर्बिट, ये कंडीशन क्या थी, इलेक्ट्रॉन revolves only in those orbits in which its angular momentum is quantized. Quantized means integral
इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए क्या? एंगुलर मोमेंटम। मींस एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा mvr, जो कि इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए h अपॉन 2 पाई का। h आप जानते हो, प्लैंक कांस्टेंट, and everything is known, right? So this is what n is equals to 1 2 3 and so on, इंटीजर्स के फॉर्म में होगा and so on। तो ये हमारा सेकेंड क्वांटाइजेशन है फिजिक्स के अंदर। एक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पड़ा था, ये क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। इन ऑर्बिट्स को हम क्या बोलते हैं? स्टेबल ऑर्बिट्स बोलते हैं। और ये ऑर्बिट्स हमारी ऐसी ऑर्बिट्स हैं जो कि नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स हैं। एनर्जी हमारी रेडिएट नहीं होगी, यहाँ पर एनर्जी रेडिएट नहीं करता है इलेक्ट्रॉन, जो कि क्वांटम थ्योरी लगा के, क्लासिकल क्वांटम थ्योरी को मिक्स करके ये एक्सप्रेशन ड्राइव करे थे इन्होंने, राइट? तो ये हमारी दूसरी कंडीशन थी। तीसरी कंडीशन क्या थी इनके मॉडल की? इन्होंने कहा कंडीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कंसेप्ट। तो इन्होंने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन, ये बात तो बिल्कुल सही है, जब रिवॉल्व करेगा किसके अंदर? डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर, तो एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा। लेकिन एनर्जी रेडिएट जब करेगा वो इलेक्ट्रॉन, जब किसी हायर एनर्जी लेवल से, किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाएगा। क्लियर? तो अगर इन्होंने कहा कि भाई ये एनर्जी लेवल है हमारा, एक मान लो E1 स्टेट है जिसमें रिवॉल्व कर रहा है, एक एनर्जी स्टेट ये है E2 स्टेट। तो अगर इलेक्ट्रॉन E1 से E2 गया तो ये क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी, एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी। और अगर इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ से कहाँ गया? अगर इलेक्ट्रॉन हमारा E2 से E1 में आया तो ये एमिट करेगा एनर्जी, ये एमिट करेगा एनर्जी। क्लियर? ये हमारी हायर एनर्जी है। तो उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी स्टेट या लोअर एनर्जी स्टेट से हायर है, हायर से लोअर एनर्जी स्टेट में जाएगा, तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब या फिर एमिट करेगा उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, या फिर हम ये कहें कि जो ये एनर्जी फोटॉन्स के फॉर्म में एमिट होगी, ये एनर्जी हमारी किसके इक्वल होगी? इन्होंने कहा कि एनर्जी लेवल के डिफरेंसेस के इक्वल होगी। एनर्जी लेवल के डिफरेंसेस के इक्वल होगी। क्लियर है? ये पॉइंट रहेगा हमारा। ये क्या है हमारा? थर्ड पोस्टुलेट है बोहर कंडीशन का। तो इसमें इन्होंने कहा कि भाई फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो बहुत आसान हो जाएगा, E2 माइनस E1 कर दो अपॉन न्यू कर दो, और यहाँ से क्या आ जाएगी? आपकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हो जाएगी। क्लियर? तो जो फोटोन, जो रेडिएशन हमारा एमिट होगा वो कितना होगा? h न्यू इक्वल्स टू एनर्जी डिफरेंसेस के बराबर होगा, जो कि यहाँ से कैलकुलेट किया जा सकता है। क्लियर? तो ये हमारा रदरफोर्ड मॉडल था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हम इस मॉडल को अप्लाई करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए, हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ रदरफोर्ड, एप्लीकेशन ऑफ बोहर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। तो अप्लाई करेंगे हम हाइड्रोजन एटम को, हाइड्रोजन एटम के ऊपर इस बोहर मॉडल को। तो देखते हैं जरा। तो अप्लाई करके हम क्या क्या कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हम लोग यहाँ पर नंबर 1 हम रेडियस निकालेंगे। ठीक है, रेडियस ऑफ द एटम निकालेंगे। तो बड़ा सिंपल है, क्या करना है भाई? हमें पता है रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल्स टू सी। अभी हमने क्या पढ़ा था? एक क्वांटाइजेशन कंडीशन पढ़ी, MBR इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई। MBR इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई। और हमें पता है कि यहाँ से जब हम यूजिंग
यस। और एक रेडियस की कंडीशन हमने ये पढ़ी, रेडियस का फॉर्मूला फर्स्ट पोस्टुलेट में ये वाला के जेड ई अपॉन एम बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो क्या होगा, या फिर यहाँ पुट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, एम बी की जगह। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा बेसिकली, देखो यूजिंग बोहर्स पोस्टुलेट, यूजिंग बोहर्स पोस्टुलेट्स एम बी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई, राइट। यहां से अगर आप v की वैल्यू निकालोगे तो क्या मिलेगा, एन एच अपॉन 2 पाई इंटू एम आर, राइट। और ये हमने पढ़ा एम बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, राइट। तो ये आर हम क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे और v की जगह यहाँ पुट करेंगे। तो देखो क्या मिलेगा हमें यहाँ से, m इंटू वी क्या है हमारा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, स्क्वायर करना पड़ेगा अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। आर से आर कैंसिल, तो यहाँ आर उधर जाएगा, बाकी सब नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, ये एम से एम भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आर की वैल्यू हमें मिल गई एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ये हमें रेडियस का फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। ये हमें रेडियस का फॉर्मूला मिल गया। और यहाँ पर आप देख रहे हो आर डिपेंड कर रहा है एन स्क्वायर पर, मीन्स जो हमारी ऑर्बिट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है एन। तो जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे रेडियस हमारी इंक्रीज होती चली जाएगी। तो डिफरेंट जो हमारी रेडियस है उनका क्या रेशियो आएगा, 1:2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड सो ऑन, ये हमारा रेशियो आएगा, राइट। अब इसमें अगर हम ग्राउंड स्टेट की बात करें हाइड्रोजन एटम के लिए, तो हाइड्रोजन एटम के लिए z इक्वल्स टू 1 हो जाएगा ग्राउंड स्टेट, और बाकी सारी वैल्यू कांस्टेंट है। तो z इक्वल्स टू 1 अगर हम करेंगे तो r इक्वल्स टू क्या मिलेगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, ये आ गया। अब z यहाँ 1 है तो z हटा देंगे, तो अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा, 4 पाई के ई स्क्वायर। ये सारी वैल्यू नॉन है, सारी स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं। जब इन सारी स्टैंडर्ड वैल्यूज़ को रखोगे, कैलकुलेट करोगे, तो आपको ये रेडियस जो मिलेगी, जिसको हम आर बी बोल सकते हैं, ये होगी हमारी 0.52 एंगस्ट्रॉम, जो कि बोहर रेडियस बोली जाती है। इसको हम बोहर रेडियस भी बोल सकते हैं। सो बोहर रेडियस इज व्हाट, बोहर रेडियस इज radius of hydrogen atom or you can say radius of ground state or first orbit of the hydrogen atom, clear। तो ये रेडियस निकल गई। अब निकालेंगे यहाँ पर वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैसे निकलेगी, वेलोसिटी के लिए हमें पता है v इज इक्वल्स टू क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, यहाँ से हम यूज कर सकते हैं फॉर्मूला। देखो यहाँ से एम वी आर से अगर हम निकालेंगे, आर की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये यहाँ से वेलोसिटी निकल जाएगी क्या, एम बी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। आर की वैल्यू इधर पुट करोगे तो वी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एन एच अपॉन 2 पाई इंटू एम इंटू आर। आर की वैल्यू पुट कर दो तो एन एच अपॉन 2 पाई एम इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन ऊपर चला जाएगा 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, तो एम से एम कट गया, ये पाई से एक पाई कट जाएगा, 2 से एक ये 2 कट जाएगा, ये एन एच है, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिला हमें, एक एन से एन भी कट गया, तो ये मिला v इज इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर,
पाई से पाई चला गया तो 2 पाई बचेगा, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एक एच से एच भी चला जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा एन एच। ये हमारा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। फॉर हाइड्रोजन यू कैन जस्ट पुट जेड इक्वल्स टू 1, राइट। वेलोसिटी के बाद हम लोग निकालेंगे एनर्जी का एक्सप्रेशन। सो एनर्जी निकालना बहुत आसान है। एनर्जी कैसे निकलेगी हमारी? एनर्जी यहाँ पर दो होंगी, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं सबसे पहले। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी के ई इज इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर। वी हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी देखो कितनी आ जाएगी, हाफ इंटू एम, वी इज स्क्वायर करोगे तो 4 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये आ गई। तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं के ई इज इक्वल्स टू हाफ 4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये हमारी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा जो वेलोसिटी है हमारी वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर? 1/n के ऊपर। और काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिपेंड कर रही है हमारी किसके ऊपर? काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही है, काइनेटिक एनर्जी हमारी डिपेंड कर रही है 1/n स्क्वायर के ऊपर, ठीक है। इसके बाद हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारा क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी, सो U इज इक्वल्स टू के Q1 क्या हो जाएगा? जेड ई इंटू ई अपॉन आर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं U इज इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। आर की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो यहाँ पर आर की वैल्यू आप पुट करोगे। आर की वैल्यू क्या है? ये है एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर एंड सो ऑन। तो क्या मिलेगा यहाँ देखो, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, ये मिल गया। ये वाली टर्म सबसे ऊपर जाएगी तो यहाँ से u की वैल्यू क्या आएगी? 4 पाई स्क्वायर। अच्छा ये नेगेटिव रहेगी क्योंकि ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो ये नेगेटिव एनर्जी आएगी, ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ नेगेटिव, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो इसको हम ऐसे लिख दें माइनस ऑफ ई। सो 4 पाई स्क्वायर एम, के ऊपर एक ऑलरेडी है तो के स्क्वायर हो गया, ये जेड स्क्वायर हो गया, ई की पावर 4 हो गया अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर और विद माइनस साइन। ये आ गई हमारी पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि पोटेंशियल एनर्जी हमारी जो है वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी का ट्वाइस है, ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और ऐसे लिख सकते हैं -2 ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये दोनों में रिलेशन है। टोटल एनर्जी अगर निकालनी हो तो टोटल एनर्जी दोनों को ऐड कर दो, टोटल एनर्जी आ जाएगी हमारी। टोटल एनर्जी हमारी क्या आएगी? टोटल एनर्जी जो होगी वो हमारी बेसिकली E इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, राइट। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी है? हाफ इंटू 4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। इतनी हमारी पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसको हम जब करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? विद माइनस साइन, सो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, -4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4
अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो यहाँ से ई हमारा टोटल कितना आ गया, माइनस का हाफ 4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई के पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। नेगेटिव आ रही, टोटल एनर्जी नेगेटिव है, इट मीन्स हमारा न्यूक्लियस स्टेबल है, मीन्स न्यूक्लियस के साथ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाउंडेड है, नेगेटिव एनर्जी है हमारी, राइट। तो यहाँ से आप देखो काइनेटिक और पोटेंशियल को कंपेयर करोगे, तो काइनेटिक और पोटेंशियल को जब आप कंपेयर करोगे तो आपको कुछ सिमिलरिटी दिखेगी, मीन्स काइनेटिक एनर्जी जो है वो नॉट काइनेटिक पोटेंशियल, काइनेटिक एंड टोटल, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो नेगेटिव ऑफ टोटल के बराबर है, नेगेटिव ऑफ टोटल के बराबर है। क्लियर, तो ये रिलेशंस आ गए हमारे। और अच्छा, यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि जो हमारी टोटल एनर्जी है वो ये है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारी, ये है, तो हम ये लिख सकते हैं कि टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का हाफ है, हाफ है किसका, पोटेंशियल एनर्जी का। तो E इक्वल्स टू U अपॉन 2। जब आप इसको और इसको कंपेयर करोगे तो ये रिलेशन आ जाएगा। क्लियर, तो ये हम लोगों ने बेसिकली क्या कैलकुलेट किया, एनर्जी कैलकुलेट की, और इससे पहले स्पीड और ये वेलोसिटी एंड रेडियस, ऑल दीज थिंग्स कैलकुलेट करी हाइड्रोजन एटम के लिए। ठीक है, इससे आगे हम लोग बेसिकली जब डील करेंगे तो एनर्जी की एक एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे, एन स्क्वायर डिपेंडेंसी निकाल चुके हैं हम। अब ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू है इनको हम पुट करने के बाद फिर क्या करेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग एनर्जी लेवल्स को डिफाइन करेंगे, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स को, राइट। तो इस लेक्चर में इतना ही काफ़ी है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।